हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। और ये सेकंड बुक से है। बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। बुक 1 के सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो रखे हैं। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको टेलीग्राम में जाना है, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ये सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रखे हैं। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई भी आपका कोई क्वेरी है, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो सब फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास 12th में जाना है और अपने सब्जेक्ट में जाना है। इस तरीके से आपके सामने टेबल आएगी। आप चाहें तो चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू देख सकते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैप बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सिंपल चैप्टर है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको बताते हुए चलूंगा। तो ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि उस समय दुनिया में क्या माहौल चल रहा था। यानी 1947 की अगर हम बात करें तो उस समय में वर्ल्ड के नज़रिए से देखें तो क्या माहौल चल रहा था। तो आपको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अब 1945 में युद्ध खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसका जो नुकसान हुआ है युद्ध का, वो अभी तक झेल रहे थे दुनिया भर के देश। तो ऐसे माहौल में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही झेल चुका था, ऐसे माहौल में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, समझते हैं। भारत जो था वो बहुत ही विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में अगर हम परिस्थिति को देखें तो बहुत बेकार थी। कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसकी तबाही जो थी, अभी भी बहुत सारे देश उस तबाही से बाहर नहीं निकले थे। उनके सामने चुनौती थी पुनर्निर्माण की। यानी कि खासकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान में था वो था यूरोप में। आप यूरोप को देखो, यूरोप सबसे ज़्यादा नुकसान में था। तो यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अभी वो उससे बाहर निकल ही रहे थे। ऐसे समय में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, जो कि बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो एक अच्छा समय नहीं था। और इस समय में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। पूरी दुनिया चाह रही थी कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ल्ड वॉर जो ये चले हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया या 2, ऐसे युद्ध को दोबारा ना होने दे, यानी वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दे। इसके लिए क्या होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। पूरी दुनिया इसके लिए प्रयास कर रही थी। इसी समय उपनिवेशवाद की समाप्ति होने लगी थी और फलस्वरूप विभिन्न जो देश है वो आज़ाद हो रहे थे। उपनिवेशवाद क्या है, आपको पता है, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, पुर्तगाल जैसे देश, यूरोपियन जो कंट्रीज थी, ये क्या करती थी, अफ्रीका के देशों को, एशिया के देशों को, लैटिन अमेरिका के देशों को अपना गुलाम बना लेती थी। तो जो उपनिवेशवाद कहलाता था, तो ये उपनिवेशवाद इस समय में धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और देश जो थे वो आज़ाद होने लगे थे। ठीक है, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हो गया, श्रीलंका उसके 1 साल बाद 1948 में आज़ाद हो गया। ऐसे ही बहुत सारे देश जो कि अफ्रीका के देश थे वो भी धीरे धीरे आज़ाद होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे में जो देश नए नए आज़ाद हुए उनके सामने 2 चुनौती है। पहली चुनौती है लोकतंत्र को कायम करने की। ठीक है, दूसरी चुनौती है अपनी जनता की भलाई करने की। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भारत का जन्म हुआ है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। तो ये भी हमको याद रखना है कि उस समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या चल रही थी, ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा और देखेंगे और फिर मेन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऐसे माहौल में भारत जो था उसने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। यानी भारत ने एक लक्ष्य रखा कि हमको अपनी ऐसी विदेश नीति बनानी है जिसमें हम दूसरे देशों का, यानी दुनिया के जो अन्य देश हैं, उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, उनके अंदरूनी मामले में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, शांति कायम करने का प्रयास करेंगे
और अपना विकास भी करेंगे, अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। भारत ने ये लक्ष्य रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है, यानी विदेश संबंध क्या होते हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं ये क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। विदेश संबंध को आप ऐसे बता सकते हो कि जो दुनिया भर में जो देश हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो दूसरे देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं उसको दर्शाती है। जैसे कि मान लो किसी देश की विदेश नीति कैसी है, वो उसके दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों से पता लगेंगे, उसके राजनीतिक संबंधों से पता लगेंगे, उसके सामाजिक सामरिक संबंधों से पता लगेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, इंडिया के चाइना के साथ कैसे रिलेशन होंगे, भारत के चीन के साथ कैसे रिलेशन है, विदेश संबंध कैसे हैं, ये हमको कैसे पता लगेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे दोनों के बीच में आर्थिक संबंध कैसे हैं, यानी कि हमारे बीच में व्यापार कैसा है, व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध कैसे हैं, विभिन्न देशों के राजनेता आपस में मिलजुल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बातचीत है या नहीं है, संवाद हो रहा है या नहीं हो रहा, संधि समझौते हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये विदेश नीति को दर्शाता है। भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जो कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि हमने अपनी विदेश नीति ऐसी बनाई थी कि हम सभी देशों का सम्मान करेंगे। ठीक है, हम किसी भी देश के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शांति कायम करेंगे और अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। तो ये हमारी विदेश नीति है। ठीक है, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं नेहरू जी की जो विदेश नीति जो है इसके मुख्य तत्वों को पढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो नेहरू जी बने थे। तो उन्होंने जो विदेश नीति सामने रखी थी उसके मुख्य तत्वों को समझते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है कि नेहरू जी ने ये बताया था अपनी विदेश नीति के तहत कि जो हमें कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता है उसको बचाए रखना है। यानी जो हमें बहुत संघर्ष के बाद हमें जो आज़ादी मिली है, ठीक है, हमें आज़ादी जो मिली है बहुत संघर्षों के बाद मिली थी, तो ऐसे में जो इतनी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है उसको हमें बचाए रखना है, हमको दोबारा गुलाम नहीं होना है। तो ये तो हमारी विदेश नीति का सबसे पहला तत्व हो गया। फिर दूसरा तत्व क्या था? दूसरा तत्व था कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंडता का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। कहने अखंडता का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत देश का क्षेत्र है, यानी हमारे देश का क्षेत्र है। अब इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि इसमें से टुकड़े हो जाए और अलग देश बन जाए। जैसे क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, यानी जो पाकिस्तान आज की डेट में है वो कभी भारत होता था, भारत का हिस्सा होता था, अब वो अलग अलग हो गए हैं, पाकिस्तान अलग देश हो गया है। ऐसे ही बांग्लादेश जो है आज की डेट में वो भी भारत का हिस्सा होता था, लेकिन क्या हो गया है, वो भी अलग हो गया है। तो इस तरीके से हमको अपने देश को अखंड रखना है, यानी देश के टुकड़े नहीं होने देना है। तो ये हमारी दूसरा तत्व हो जाएगा, मुख्य तत्व। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो मुख्य तत्व था वो ये था कि तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना है, क्योंकि भारत देश जिस परिस्थिति में आज़ाद हुआ था, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, देश में बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन समस्याओं से निकलना था, आर्थिक विकास करना था, देश की जनता को गरीबी से निकालना था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति के तत्वों को समझते हैं। तो भारत की विदेश नीति के तत्व जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, पेपर में आप बता सकते हो। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता। अब ये गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है ये समझना, ये हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। तो गुटनिरपेक्षता को समझते हैं, आखिर ये हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, दुनिया भर के देशों को हमने गुटनिरपेक्षता में शामिल किया, तो आखिर क्यों करा। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1945 में समाप्त हो गया था, यानी 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये हमने पढ़ा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी जब दूसरा विश्व युद्ध जो था, जब ये खत्म हो गया था, तो उसके बाद दुनिया के सामने दो महान शक्तियां आप कह लो या सुपर पावर कह लो, वो सामने आई थी। एक तो था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। ठीक है, यानी अमेरिका को हम यूएसए लिख रहे हैं और सोवियत संघ को हम यूएसएसआर लिख रहे हैं। तो ये दो महाशक्तियां पूरी दुनिया के सामने आई। इन्होंने क्या करा, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। अब मान लीजिए इन्होंने क्या करा, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट लिया। अब वो दो हिस्से कहाँ से हुए, यानी बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? तो वो बंटवारा शुरू हुआ था यूरोप से। ठीक है, आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। यूरोप
में एक देश है जर्मनी, जर्मनी में उसकी राजधानी होती थी बर्लिन, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता था। वो बॉर्डर रेखा थी, यानी बर्लिन की दीवार बॉर्डर थी। मान लीजिए ये बर्लिन की दीवार है, ठीक है, मान लीजिए बर्लिन की दीवार है। इसके दूसरी तरफ यानी पूर्वी हिस्से में, जो पूर्व का हिस्सा था, पूर्वी यूरोप का जो हिस्सा था, वो तो हो गया सोवियत संघ के खेमे में, और जो पश्चिमी यूरोप का हिस्सा था वो हो गया अमेरिका के खेमे में। यानी इन्होंने क्या करा, पूरी दुनिया में गुटबाजी शुरू कर दी। अमेरिका ने बहुत सारे देशों को अपने साथ कर लिया, ऐसे ही सोवियत संघ ने बहुत सारे देशों को अपने साथ कर लिया। अब ये गुटबाजी चल रही थी पूरी दुनिया में। अब भारत आजाद हुआ था 1947 में। अब भारत आजाद हुआ 1947 में। अब भारत के सामने भी दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका में शामिल हो जाए या तो वो सोवियत संघ में शामिल हो जाए। तो ऐसे में इंडिया ने क्या डिसाइड करा, भारत ने फैसला करा कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे, ठीक है, अमेरिका के गुट में, ना ही हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे भाई, ना हम इसमें शामिल हो रहे हैं ना हम इसमें शामिल हो रहे हैं। तो हमने कहा हम तो गुट निरपेक्ष रहेंगे। गुट निरपेक्ष का मतलब है दोनों ही गुटों में शामिल ना होना, ठीक है। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो यह हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और भारत अकेला गुट निरपेक्ष नहीं रहा। आप ये मत सोचना कि केवल भारत ही अलग हो गया। भारत ने दुनिया के और भी कई देशों को समझाया कि आपको इन दोनों खेमों में शामिल नहीं होना। मान लो आप अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका के गुलाम हो जाओगे, सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ की गुलामी आपको कबूल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्यों ना आप आज़ाद रहो, हमारे साथ आ जाओ, गुट निरपेक्ष हो जाओ। तो भारत के साथ बहुत सारे देश जो थे वो शामिल हो गए। इन देशों को गुट निरपेक्ष देश कहा गया, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण तत्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना है। मान लो कोई इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से उसको सुलझा दिया जाए, कोई समस्या ना आए। तो हम ये चाहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी जो साम्राज्यवाद है या जो उपनिवेशवाद है इसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो भारत जैसे देश जो भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने क्या करा, साम्राज्यवाद का विरोध करा। ये जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया, उनको अपना उपनिवेश बना लिया। तो इन सारी चीज़ों का भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है कि सारे संसार को हम अपना घर मानते हैं, ठीक है। पूरी पृथ्वी अपना घर है, कहीं पे भी मतलब किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी निभाना, यानी कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा होगा तो उसमें हम स्वतंत्र होकर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। यानी कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। हमको लगेगा कि कोई सही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमको लगेगा कोई गलत है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी स्वतंत्र होकर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये था भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व। इसमें फिर पंचशील भी आ जाएगा, जिसमें हमने चीन के साथ 5 बातों का समझौता करा था, जिसको पंचशील समझौता कहते हैं, ठीक है। अब ये गुट निरपेक्ष की नीति क्या है ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दुनिया जो थी 2 गुटों में बट गई थी। एक अमेरिका वाला गुट था, एक सोवियत संघ वाला गुट था। ऐसे में भारत ने ये डिसाइड करा था कि वो दोनों ही गुटों से दूर रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए हमने दोनों ही खेमों से यानी दोनों गुटों से हमने दूरी बना ली थी। अमेरिका का जो संगठन था नाटो और सोवियत संघ का जो संगठन था वारसा, हमने इन दोनों से अपने आप को दूर रखा, ठीक है। हम इन दोनों से अलग हो गए, यही गुट निरपेक्षता है। तो इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है जिसको हम INA शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, इसका गठन जो था वो किसने करा था। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा देखो, भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाई, भारत गुट निरपेक्ष रहा, ना वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हुआ ना अमेरिका के खेमे में शामिल हुआ। तो ये कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो एक घटना हुई थी सन 1956 में। सन 1956 में यानी 1956 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। यानी ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया, किस पे कर दिया, मिस्र पे कर दिया। कब करा है, 1956 पे, ठीक है। तो भारत ने इस घटना का विरोध करा था, भारत ने कहा था कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। भारत ने क्या करा था, इसका विरोध करा था। अब देखो आगे
सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया और भारत ने इसका विरोध नहीं किया। अब भाई भारत को तो इस पे इसका भी विरोध करना चाहिए था। तो यहां से क्या पता लगता है, यहां से पता लगता है कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। हमें लगेगा कि भाई कोई गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि कोई सही है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये यहां से आपको पता लगता है। आगे देखो, पाकिस्तान जो है ना, ये अमेरिका के ज्यादा करीब आ गया था। पाकिस्तान अमेरिकी सैन्य गठबंधन में भी शामिल हो गया था, इसलिए अमेरिका से भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका जो है सपोर्ट करता है। वैसे भी अमेरिका हमारा दोस्त बना फिरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, भारत और अमेरिका के संबंध जो थे वो थोड़े खराब हो गए थे। ठीक है, और सोवियत संघ हमारा बहुत अच्छा मित्र बन गया था, क्योंकि सोवियत संघ हमेशा हमें सपोर्ट करता था। तो ये हो रहा था पूरी दुनिया में। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एफ्रो एशियाई समझौता, एफ्रो का मतलब है अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है अफ्रीका के, एशियाई का आपको पता है एशिया की बात चल रही है, यानी अफ्रीका और एशिया के देशों में समझौता हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखिए, नेहरू जी के दौर में भारत ने अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। ठीक है, जो नए देश आजाद हो रहे थे, चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे वो एशिया के देश हो, तो नेहरू जी ने क्या करा, उनसे संपर्क बनाया। 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता को बहुत महत्व दिया, यानी एशिया के देश आपस में मिलजुल कर रहे, उनके बीच में एकता रहे, इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। किसने, नेहरू जी ने। भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, और नेहरू जी ने 1947 के मार्च महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित करा दिया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात चल रही है 1947 के मार्च महीने की। भारत तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत आज़ाद कब हुआ है, भारत तो अगस्त में आज़ाद हुआ है, मार्च में थोड़ी आज़ाद हुआ है। यानी हमने अपनी आज़ादी से पहले ही 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन करवा दिया, कि ताकि एशियाई देशों के बीच में रिलेशन जो है अच्छे हो सके। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी को भी सपोर्ट करा, यानी भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास करे और सपोर्ट करा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एशिया अफ्रीका के बीच में जो संबंध है वो कैसे बेहतर हो रहे हैं, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, औपनिवेशीकरण का यहाँ पे खूब विरोध किया गया, कि ये जो ब्रिटेन जैसे देश है, फ्रांस जैसे देश है, ये दुनिया भर के देशों को गुलाम बना लेते हैं, तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध करा। इंडोनेशिया का एक शहर है बोंडुंग, नाम याद रखना, बोंडुंग। बोंडुंग में 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, इसे बोंडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बताइए, ठीक है, एमसीक्यू बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए 1955 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है एफ्रो एशियाई सम्मेलन। लेकिन मान लो ऑप्शन में एफ्रो एशियाई सम्मेलन ना मिले आपको, और ऑप्शन में आपको बोंडुंग सम्मेलन दे दें, तो ये भी वही है, इसको बोंडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज है, आपको ये लगा देना है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में मिले आपको वो टिक कर देना है। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव भी पड़ गई थी, जो अभी हमने गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ा है, उसकी नींव भी यहीं पे पड़ चुकी थी, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू और बनता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था वो कब हुआ था, तो ये सन 1961 में हुआ था, यानी 1961 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। तो ये दोनों याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो ये मैप है आपके सामने, यहाँ पे आपको भारत दिखाई दे रहा है, भारत के ऊपर आप आओगे तो आपको यहाँ पे तिब्बत दिखाई देगा, और ऊपर आओगे तो आपको चाइना दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे भारत और चाइना के जो संबंध है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, चीन और भारत पड़ोसी देश हैं, ये हम सभी जानते हैं। चाइना की जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, 1949 में हुई थी, और नेता कौन थे, माओ। माओ के नेतृत्व में हुई थी चाइना की क्रांति, कब हुई थी, 1949 में। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत जो थी वो दोस्ताना ढंग से की थी, क्योंकि भाई जो नेहरू जी थे वो चाइना को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। ठीक है, बिल्कुल उनको लगता था चाइना बहुत अच्छा देश है, बहुत बढ़िया देश है, उनको ऐसा लगता था नेहरू को। वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया था कि इतना ज़्यादा चाइना पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन नेहरू जी कहते थे नहीं नहीं चाइना तो बहुत अच्छा है, उनको भाई समझना ही नहीं था। फिर चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण भी कर दिया था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि भारत ने चीन के साथ अपने जो रिश्तों की शुरुआत करी थी वो बहुत ही दोस्ताना ढंग से की थी, यानी हम तो दोस्त हैं इस तरीके से। लेकिन चीन ने क्या करा, चीन ने बदले में क्या करा, 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया।
ठीक है, उसने बता दिया कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो सामान्य नहीं रहे, यानी दुश्मनी हो चुकी थी। भाई चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है तो रिलेशन अच्छे थोड़ी होंगे उसके साथ, तो कहीं ना कहीं हमारी दुश्मनी चल रही थी। लेकिन दोनों तरफ राजनीतिक नेतृत्व बदला। हमारे यहाँ से नेहरू जी की जगह कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए और उनकी तरफ से भी कोई दूसरा नेता आया, दोनों तरफ नेतृत्व बदला। और दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा करा, एक दूसरे के देशों में गए। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि हम आपस में व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी हमारा व्यापार जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो फिर दोनों की बातचीत से व्यापार बढ़ा, भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ा। फिर दोनों के बीच में जो विवाद के मुद्दे थे, जो भी विवाद का मुद्दा हो, चाहे वो अक्साई चीन वाला हो या मान लो जो अरुणाचल प्रदेश का विवाद का मुद्दा है वो हो गया, सब पे बातचीत, ठीक है, इन्होंने बातचीत जो थी वो शुरुआत कर दी, यानी दोनों ही देश बातचीत के लिए तैयार हुए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये दोनों देश आ जाएगा ना, दोनों देश जो थे वो तैयार हो गए थे किस चीज पे, जो विवाद वाले मुद्दे उस पर बातचीत के लिए। फिर भारत और चीन के बीच में एक समझौता होता है 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ है। ठीक है, ये आक्रमण से पहले ये समझौता हो रखा था, भारत और चीन का समझौता हो रखा था जिसको पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें 5 प्रमुख बातें थी। ठीक है, इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे, उनके समय में ये समझौता हुआ था। अब ये समझौता है ना, ये भी एक विवाद का कारण बना था। ठीक है, विवाद का कारण क्यों बना था, आगे तिब्बत वाला मुद्दा पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हमारा बस आपको इतना याद रखना है कि भारत और चीन के बीच में एक समझौता हो रखा है जो कि पंचशील समझौता कहलाता है, बस इतना याद रखना है। आगे देखो तिब्बत का मुद्दा, ये भारत है, भारत के ऊपर आप देखोगे तिब्बत है, इसके ऊपर आपको चाइना दिखेगा। ठीक है, अब समझो कि आखिर ये हुआ क्यों। तिब्बत भारत और चीन के बीच में विवाद का एक बड़ा कारण बना था। समय समय पे क्या हो रहा था, चीन जो था वो तिब्बत पर आक्रमण, ठीक है, कहीं ना कहीं आक्रमण करता था और अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताता था। और तिब्बत जो था वो आजाद भी हो रखा था, कई बार तिब्बत तिब्बत जो था वो आजाद हो रखा था। लेकिन चाइना क्या करता था, चाइना देखो कितना तेज है, चाइना क्या करता था, तिब्बत में जाके ना अपने लोगों को बसाना शुरू कर देता था, यानी चाइनीज लोगों को वहां पे बसाना शुरू कर दिया ताकि चाइनीज लोग वहां पे बढ़ जाएं और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं तिब्बत पे कब्जा कर ले। अब तिब्बत पे कब्जा हो जाएगा तो पूरा का पूरा हिस्सा चाइना ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत खतरनाक था ये। तो ऐसा चल रहा था इनके बीच में। ठीक है, तो देखिए समय समय पे क्या हो रहा था, चीन ने तिब्बत पे अपना प्रशासनिक नियंत्रण, कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल जताया और तिब्बत आजाद भी हो रखा था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था, चाइना ने क्या करा, तिब्बत को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तिब्बत के ज्यादातर जो लोग थे वो चाइना के जो कब्जे का विरोध कर रहे थे, वो नहीं पसंद कर रहे थे कि चाइना हम पे कब्जा करे या हम पे कोई भी गलत पॉलिसी लेकर हम हमारे ऊपर जबरन थोपने की कोशिश करे। यहाँ के लोग इस चीज को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, फिर 1954 में जब भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल की गई थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, चाइना और भारत के बीच में एक समझौता हो रखा है जिसको पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें 5 प्रमुख बातें हैं, उसमें से एक बात यह है कि दोनों देश यानी भारत और चीन दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आके देखो कि बात बिगड़ी क्यों है, ये आपको ज्यादा समझना है। चीन ने क्या करा, इस प्रावधान का मतलब ये लगा लिया कि भारत जो है वो तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है, यानी इंडिया जो है अगर मान लो चाइना जो है तिब्बत को अपने कब्जे में लेगा तो भारत बिल्कुल चुप रहेगा, भारत कुछ बोलेगा नहीं, भारत उसका विरोध नहीं करेगा। ऐसा किसको लगा, चाइना को लगा। क्यों लगा, क्योंकि चाइना को ये लग रहा था हमने पंचशील समझौता कर रखा है, उसमें तो ये बात है कि दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो चाइना को लगता है कि तिब्बत में वो जो कर रहा है वो उसका अंदरूनी मामला है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा चाइना को लग रहा था। ठीक है, उसको ऐसा लगा। 1956 में चीनी शासन अध्यक्ष जो थे चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पे आए थे, तो साथ ही तिब्बत के धार्मिक नेता जो हैं दलाई लामा ये भी भारत में पहुंचे थे, यानी दलाई लामा जो तिब्बत के नेता है वो भी भारत में आ रखे हैं। इन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी, यानी दलाई लामा ने बताया कि किस प्रकार से चाइना जो है तिब्बत को कब्जा रहा है, तिब्बत में जबरन घुस रहा है, तिब्बत को नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात दलाई लामा ने नेहरू जी को बताई।
चीन ने आश्वासन दिया कि तिब्बत की चीन के अन्य इलाकों से ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी, यानी तिब्बत जो है उसको हम ज्यादा स्वायत्ता दे देंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें ज्यादा विशेष अधिकार दे देंगे। ऐसे लालच दे रहा था कौन? चाइना दे रहा था। किसको लालच दे रहा था? तिब्बत को दे रहा था। लेकिन तिब्बत के लोग जो थे वो नहीं पसंद कर रहे थे इस चीज को। तो 1958 में चीनी आधिपत्य यानी चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हो गया। यानी चीन जो है, चीन ने क्या कर रहा था, इस पे तिब्बत पे कब्जा कर रखा था और इसके खिलाफ इन्होंने कर दिया विद्रोह और हो गया लड़ाई झगड़ा। इस विद्रोह को चीन की सेना ने दबा दिया क्योंकि चाइना जो था वो बहुत मजबूत था तिब्बत के मुकाबले और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। तो इसको देखकर तिब्बत के जो पारंपरिक नेता हैं दलाई लामा, ये सीमा पार करके आ गए भारत में और 1959 में इन्होंने भारत में शरण मांग ली। यहाँ पे सारा खेल जो था वो बिगड़ गया था, ठीक है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता था कि तिब्बत उसका है, तिब्बत के साथ वो जो चाहे करें वो करेंगे, भारत को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, ऐसा चाइना मान के बैठा हुआ था। अब ये जो दलाई लामा है ये आ गए भारत में कि भाई चाइना हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, चाइना हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी हेल्प करो या फिर हमें अपने यहाँ पे शरण दो। अब भारत ने इनको शरण दे दी। चाइना को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, चाइना को लगा कि भाई भारत कहीं ना कहीं उनके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है, ठीक है। समझो क्या होता है आगे। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का विरोध करा। चीन ने बोला ये बिल्कुल इंडिया गलत कर रहा है। आगे देखो क्या होता है। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता जो है वो भारत में और दुनिया के अन्य देशों में भागने लगी, क्योंकि चाइनीज जो लोग थे वो इनको मार पीट रहे थे, इनको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की एक बड़ी बस्ती बनी हुई है, ठीक है। तिब्बत कॉलोनी है भारत में, दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश में अगर आप धर्मशाला में जाओगे, यहाँ पे कौन ठहरता था? यहाँ पे ये जो दलाई लामा थे ये यहीं पे ठहरते थे। तो यहाँ पे भी अगर आप हिमाचल में जाओगे तो आपको तिब्बतियों की बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर इसी कारण क्या हुआ, भारत के और चाइना के रिलेशन खराब हो गए थे 1959 तक। और चीन ने अक्टूबर 1962 में, ठीक है, विवादित क्षेत्र जो थे उस पर हमला कर दिया था। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना जो थी अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी थी, उसके जो महत्वपूर्ण इलाके थे उस पर कब्जा कर चुकी थी। हमले का अगला दौर जो था वो नवंबर में शुरू हुआ था। लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पे भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को रोका, लेकिन पूर्व में चीनी सेना जो थी आगे बढ़ती गई, असम के मैदानी हिस्से में पहुंच गई और कहीं ना कहीं उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये जो भारत को नुकसान हुआ ना, ये क्यों हुआ ये समझना। आगे देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, सीज फायर हो गया। चीन की सेनाएं जो थी वो उस मुकाम पर लौट गई जहां से जहां से मतलब हमले वगैरह इन्होंने शुरू करे थे, जहां पे ये तैनात थी, वापस चली गई। लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हुआ, भारत की छवि को नुकसान हुआ, क्योंकि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी जिसके तहत वो चाइना को बहुत हल्के में ले रहे थे, चाइना को अपना अच्छा दोस्त समझते थे या दोस्त बताते थे, वो चाइना ने हमारे साथ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से नेहरू जी की इमेज बहुत खराब हुई। तो चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। ये संकट का समय था। इससे उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस घड़ी में अलग रहा। सोवियत संघ ने भारत की हेल्प नहीं करी क्योंकि सोवियत संघ कम्युनिस्ट था और ये चाइना भी कम्युनिस्ट है। कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट के यहाँ पे मान लो कहीं ना कहीं इनके संबंध अच्छे रहे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत बहुत कमजोर था, भारत को बहुत नुकसान हुआ। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन साथ के साथ राष्ट्र भावना भी कहीं ना कहीं बलवत्ती हुई। लोग मतलब चाइना के बहुत खिलाफ हो गए। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया या तो अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के जो नजदीकी सहयोगी थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन, इन्होंने भी कैबिनेट को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं नेहरू की इमेज खराब हो गई थी। रक्षा मंत्री ने भी कैबिनेट छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया। तो नेहरू की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। क्यों खराब हो गई थी? क्योंकि चीन के इरादों को समय रहते नहीं भाप सके, ठीक है। उनको पहले उन्होंने नहीं, उनको पता था कि ऐसा हो जाएगा, कोई तैयारी ही नहीं कर रखी थी, कोई सेना तैनात नहीं है, एकदम बिल्कुल खुला छोड़ रखा था। तो पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और लोकसभा में बहुत बहस हुई थी। नेहरू की जो ये विदेश नीति थी उसमें जो ये चूक हुई थी इसकी बहुत ज़्यादा कमियां निकाली गई थी। कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में इस समय हार भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उपचुनाव हुए कई जगह पे हार गई कांग्रेस और देश का राजनीतिक जो मानस है वो बदलने लगा था। लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति मतलब उनकी विचारधारा बदलने लगी थी, क्योंकि नेहरू का ये जो डिसीजन था वो गलत था, ठीक है। आगे देखो, भारत चीन संघर्ष का असर जो था विपक्षी दलों पे भी हुआ। इस समय क्या था, चीन सोवियत संघ के बीच में मतभेद बढ़ता जा रहा था। तो हमारे यहाँ पे एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ पे एक पार्टी है जो कि कहीं ना
कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। अब चाइना भी कम्युनिस्ट है और सोवियत संघ भी कम्युनिस्ट है, वो कहीं ना कहीं उनको पसंद करती थी। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के दो हिस्से हो गए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, क्योंकि देखो इतने मतलब देश के अंदर इतने गद्दार रहते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि चाइना ने 1962 में भारत पे आक्रमण करा, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। 1962 में जो चाइना ने भारत पे आक्रमण करा, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, कह रहे हैं चाइना ने सही करा। सोचो, ऐसे गद्दार भी देश के अंदर रहते थे। तो सोवियत संघ का पक्षधर खेमा, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग सोवियत संघ को अच्छा मानते थे, वो भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह गया, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ही कहलाया। लेकिन उसके साथ कांग्रेस की नजदीकियां जो थी, कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ी, क्योंकि सोवियत संघ वाला जो खेमा था वो ठीक था। लेकिन दूसरा खेमा जो था ना, जो कहीं ना कहीं चीन का पक्षधर था, जो चाइना को सपोर्ट करता था, जो चाइना को बहुत अच्छा बताता था, ये खेमा जो था ये कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था, ये कांग्रेस से अलग हो गया। तो इस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दो हिस्सों में टूट गई थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो हिस्सों में टूट गई थी। एक तो हो गई सीपीआई, जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक पार्टी है। दूसरी हो गई सीपीआई एम, मार्क्सवादी, ठीक है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है। इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है। तो याद रखना है, चीन के युद्ध के क्रम में जो भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह, क्योंकि भाई चाइना अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, और तुम चाइना के गुण गा रहे हो, तो तुम देशद्रोही हुए ना। तो देशद्रोह के मामले में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आगे देखो, भारत और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है ये वामपंथी होते हैं, याद रखना। जो वामपंथी मैंने टॉपिक इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ये वही वामपंथी होते हैं। आगे देखो, भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण। तो चीन और भारत के बीच में विवाद के कई कारण है, एक कारण नहीं है, कई कारण है। जैसे सीमा विवाद, लद्दाख वाले एरिया में अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे सीमा विवाद है, ठीक है। दूसरा विवाद क्या है, दलाई लामा को शरण देना। मैंने आपको क्या बताया था, भारत ने दलाई लामा को यहाँ पे शरण दे दी, वो आए यहाँ पे, उन्होंने शरण मांगी, हमने इनको बोल दिया कि ठीक है आप हमारे हिमाचल प्रदेश में रह लो। तो इसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं नाराज हो गया था, तो ये हो जाएगा। फिर चाइना का आक्रमण, ये जो आक्रमण हुआ ना, इसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। फिर पाकिस्तान की सहायता, चाइना जो है इतना ऐसा देश है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अंदर से सपोर्ट करता रहता है भारत के खिलाफ, तो ये भी रहता है, इसकी वजह से भी दोनों के बीच में क्या है, विवाद है, ठीक है। आगे देखो, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन देखो। आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, ठीक है। अब हमारा चाइना वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, भारत और पाकिस्तान। इसको देखते हैं। आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, हम सभी जानते हैं। 1947 में क्या होता है, दोनों देशों का बंटवारा हो गया, यानी अलग अलग हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनातनी रहती है, हम अच्छे से जानते हैं। दोनों के बीच में 4 युद्ध हो रखे हैं, वो कौन से युद्ध हैं अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते भी हो रखे हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारत चीन के जो युद्ध हुए हैं, यानी भारत और चाइना के, सॉरी पाकिस्तान वाले टॉपिक में आ गया हूँ, माफी चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, वो कौन से हुए हैं उसको देख लेते हैं। देखो, पहला युद्ध हो गया था 1947-48 में, देश आजाद हुआ था। उसके तुरंत बाद एक युद्ध हो गया, कश्मीर मुद्दे पे ये युद्ध हुआ था, मुद्दा नहीं सुलझा, युद्ध हुआ लेकिन मुद्दा नहीं सुलझा, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। अब ये भी याद रखना है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इस समय में, जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। दूसरा 1965 में हुआ था, इस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से भारत पे आक्रमण किया गया था 1965 में। फिर हमारी सेना उनको वहां तक वापस भेज के आई थी, ठीक है, उनके देश तक। फिर तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, जिसे बांग्लादेश संकट कहा जाता है, इस समय में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। फिर चौथा युद्ध जो था 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध इसको कहा जाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। 3 युद्ध में मैंने आपको बता दिया, नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गई। चौथे युद्ध में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आप मुझे कमेंट में बताइए, अपना नाम जरूर लिखो। बहुत सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते, अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, कश्मीर को लेकर विवाद रहता है,
सर्किक रेखा, गुजरात में रण नामक भूमि है, वहां पे कक्ष नामक एक जगह है जहां पे सर्किक रेखा है, ये वाला विवाद रहता है। फिर आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि आतंकवादी जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान में भरे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों से भरा हुआ है। वहां से क्या करते हैं, भारत पे कहीं ना कहीं हमला करते हैं, भारत में उल्टी सीधी घटनाएं करवाते हैं। तो आतंकवाद का मुद्दा जो है ये बहुत ज़्यादा गरमाया रहता है, ये भी एक मुद्दा है। अलगाववाद को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा मिलना, ठीक है, अलगाववाद को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा मिलना, कहीं ना कहीं अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं ये भी एक विवाद का कारण है। भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ संधियां 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारा, जो ये संधि है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसको विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है। 1966 में एक समझौता हुआ था जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, उनकी मौत हो गई, आज तक कारण नहीं पता लग पाया एग्जैक्ट क्या कारण था। फिर 1972 में हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है, इस समझौते से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है कि 1971 का जो बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था ना, बांग्लादेश संकट बोलते हैं उसको, उसके जस्ट एक साल के बाद ये हुआ है 1972। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पूछा जाए तो आप बता सकते हो। फिर एक दिल्ली लाहौर बस समझौता भी हुआ था जो कई बार सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ समझौते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रखे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था भारत का। उसके बाद भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेने की जरूरत महसूस हुई। भारत को लगा कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारा बहुत नुकसान हुआ, तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। तो हमारी सरकार ने कुछ फैसले लिए। 1962 में हमने बनाया रक्षा उत्पाद विभाग। तो पूछा जाएगा पेपर में, बताइए रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में दे देंगे 1960, 1962, 64, 65, कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है 1962 में। फिर रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई हमारे यहाँ पे 1965 में, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमने क्या पढ़ा? हमने चीन पढ़ा, हमने पाकिस्तान पढ़ा। अब हम देखते हैं बांग्लादेश संकट 1971 कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसे समझते हैं। तो देखिए भारत का नक्शा है, पहले ये भारत होता था, ये पाकिस्तान जो है ये इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना था, ठीक है। ये भारत का पार्ट होते थे। तो इसको समझते हैं आखिर क्या हुआ था। तो देखो सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसे बांग्लादेश संकट के नाम से हम जानते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, देखो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं दबाव डालते थे पूर्वी पाकिस्तान पे। अब ये बंगाल के कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, बंगाली मुसलमान रहते हैं, इनकी लैंग्वेज जो है वो बंगाली लैंग्वेज है। अब वहाँ पे उर्दू है, ये उर्दू थोप रहे थे जबरन इनके ऊपर कि भाई तुम भी उर्दू बोलो, हमारी तरीके से रहो। इस चीज का ये लोग विरोध करते थे, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी पाकिस्तान के नेता और सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता था, यानी उनको बहुत गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था, उनके साथ भेदभाव होता था। पश्चिमी पाकिस्तान कहीं ना कहीं जबरदस्ती बंगाली जो मुसलमान थे उन पे उर्दू थोप रहे थे कि तुम्हें उर्दू बोलनी है, और उनकी संस्कृति, उनका जो कल्चर था उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध हुआ पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान की जो बंगाली जनता थी उसने इसका विरोध करा। चुनाव होता है यहाँ पे, जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में जीत गई, यानी पश्चिमी पाकिस्तान में बन जाते हैं जुल्फिकर अली भुट्टो, जीत जाते हैं, ठीक है। मुख्य नेता वहाँ के ये हो गए। अगर हम इधर ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब इनको कहा जाता है। इनकी पार्टी थी आवामी लीग। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने वहाँ पे आंदोलन करा था, तो जनता इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी, सपोर्ट करती थी, तो जनता ने क्या करा, इनको खूब वोट दिए और इनको जिता दिया। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए, वो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारा विरोधी सारी की सारी सीटें कैसे जीत गया। तो पाकिस्तानी सेना जो थी उसने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को और अमेरिका और चाइना जैसे जो देश थे वो छुपे तौर पे खूब फंडिंग कर रहे थे, अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। जवाब में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी वो उसने अपने इलाके यानी जो आज के समय में बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया, यानी दोनों पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, भारत की तरफ आ गए 80 लाख शरणार्थी 1971 में। अब भारत को इतने सारे शरणार्थियों का बोझ झेलना था,
तो ऐसे में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया जो पूर्वी पाकिस्तान थे उसको। ये शरणार्थी जो थे पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में आए थे और आसपास के इलाकों में शरण ले रहे थे, खासकर असम वगैरह की तरफ जा रहे थे। तो भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट कर दिया, ठीक है, पूरी मदद करी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ये तीनों एक साथ हो गए थे, इनको कहीं ना कहीं बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। तो भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति की एक संधि कर ली, जो कि 20 वर्षीय संधि थी, ठीक है। और सोवियत संघ ने भारत को सपोर्ट कर दिया और ये आश्वासन दे दिया कि अगर हमला होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना लो, बेशक से वो चाइना अमेरिका एक साथ आ रहे हैं पर हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोल दिया। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया युद्ध, जिसको कहा जाता है बांग्लादेश संकट। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पे हमले शुरू कर दिए थे, तो उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पे अपना मोर्चा खोल दिया था, ठीक है। जवाब में भारत ने क्या करा, वायुसेना, नौसेना, थल सेना सबको लगा दिया और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से धो दिया, ठीक है। तो वो युद्ध को हार गए। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ गई, यानी हमारी सेना वहां चली गई और 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया था। 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था, हाथ जोड़ लिए थे उस समय में, ठीक है। तो ये हुआ था। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, ये 1972 में एक समझौता हुआ जिसको शिमला समझौता कहा जाता है। इंदिरा गांधी हमारी तरफ से थे, जुल्फिकर अली भुट्टो उधर की यानी पाकिस्तान की तरफ से थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और शांति बहाल हो गई और जो पूर्वी पाकिस्तान था अब वो एक अलग देश बन गया, स्वतंत्र देश बनवा दिया उसको बांग्लादेश, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट, भारत की परमाणु नीति, इसको समझिए। तो हमारी परमाणु नीति जो है 1974 के मई में हमने परमाणु परीक्षण किया था। हुआ क्या था मैं बताता हूँ, आखिर ये करना क्यों पड़ा था। 1962 नेहरू जी की जो नादानी थी उसकी वजह से ये हुआ। 1962 में चीन ने क्या करा था, भारत पे आक्रमण कर दिया था। अब भारत पे आक्रमण कर दिया, भारत की हार हुई। उसके बाद देश को एक चीज़ समझ में आई कि हमको अपनी सेना को मजबूत करके रखना है, हमें अपना परमाणु कार्यक्रम करना है, हमें हथियार, बम जो भी चाहिए सब कुछ हमारे पास होने चाहिए। तो इसलिए हमने 1974 के मई महीने में परमाणु परीक्षण करा। नेहरू जी ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी पे विश्वास जताया। भारत की परमाणु नीति की शुरुआत जो थी वैसे तो 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हो गई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, होमी जहांगीर भाभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमी जहांगीर भाभा, इनके नेतृत्व में हमारे परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंत में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्वक उद्देश्यों और आत्मरक्षा के लिए अणु ऊर्जा चाहता था, यानी हम परमाणु बम बनाना चाहते थे। किस लिए, कि चाइना पे फोड़ दे, इसलिए नहीं, हम इसलिए परमाणु बम बनाना चाहते थे ताकि हम खुद की रक्षा कर सके। कल को अगर कोई देश हम पे आक्रमण करता है तो हमारे पास हथियार होने चाहिए, इसलिए हम चाह रहे थे, ठीक है। फिर भारत ने 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि थी इसका भी खूब विरोध करा। हुआ क्या था कि भाई जो अमेरिका जैसे देश है, ताकतवर देश जो थे, उन्होंने 1968 में संधि लेके आए थे जो परमाणु अप्रसार संधि थी। इस संधि के तहत इन्होंने ये कहा था कि परमाणु हथियार किसी को नहीं बनाने हैं, यानी रसिया के पास है, सोवियत संघ के पास है, अमेरिका के पास है, मान लो चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, ठीक है, हमारे पास तो रहेगा लेकिन तुम मत बनाओ। इस तरीके से कहीं ना कहीं बैन लगा रहे थे परमाणु हथियार बनाने पे। तो भारत ने इसका खूब विरोध करा, ठीक है, बिल्कुल विरोध करा कि ये भेदभाव वाली नीति, अगर हम हथियार बना रहे हैं तो अपने सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये हुआ था। फिर 1973 में इसी समय में एक घटना हो गई थी, अरब इजराइल युद्ध हो गया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, हाहाकार मच चुका था, इतना ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ चुकी थी, ठीक है, ये हुआ था। तो अब लास्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं और खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, भारत की परमाणु नीति। हमारी जो परमाणु नीति थी वो क्या थी, इसको समझिए। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। हमने ये कहा था कि हम परमाणु हथियार जो बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे कि हमें पाकिस्तान के ऊपर बम गिराना है या चाइना के ऊपर बम गिराना है, बल्कि हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें अपनी रक्षा के लिए चाहिए। फिर इन हथियारों का प्रयोग हम पहले नहीं करेंगे, ये लाइन बहुत ध्यान रखना। हमारी विदेश नीति या और परमाणु नीति में ये था कि जो हमारे पास हथियार है उसका इस्तेमाल हम पहले कभी भी नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, हमने पहले से कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी होती थी। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म कर दिया है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी उन्होंने कहा था कि हम इस पॉइंट पे विचार करेंगे, अगर हमें जरूरत है पहले से किसी पे आक्रमण करना है तो हम पहले से करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा बिल्कुल बदलाव कर दिया गया इस नीति में, ठीक है। फिर परमाणु अप्रसार संधि का विरोध, जो 1968 में संधि आई थी उसका विरोध करा भारत ने, बिल्कुल सही था। शांति उद्देश्यों के लिए हम परमाणु हथियार बनाएंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। निरस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार था, अगर सारी दुनिया हथियार रोकने को तैयार है तो हम भी तैयार है, ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दें, जितनी ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं आपके सारे चैप्टर करा दूंगा, ठीक है।